Good morning, student. Today's topic 7, Backs to Basics. How are inscriptions deciphered? Deciphering Brahmi. Now start this topic. Most script used to write modern Indian languages are derived from Brahmi script. From the late 18th century, European scholars aided by Indian Pandits worked backwards from contemporary Bengali and Devanagari. Scholars who studied early inscriptions sometimes assumed these were in Sanskrit, although the earliest inscriptions were in fact in Prakrit. It was only after decades of painstaking investigations by several epigraphics that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. Next subtopic, how Kharoshti was read. The script used in inscriptions in the northeast finds of coin of Indo-Greek kings who ruled over the area Christ 1st century BC have facilitated matters. These coins contain the names of kings written in Greek and Kharoshti scripts. Later Prakrit was identified on it. Next subtopic, historical evidences from inscriptions. Devanampriya, often translated as beloved of the gods, and Priyadasi or pleasant to behold. After examining all these inscriptions and finding that they match in terms of content, style, language and paleography, graphists have concluded that they were issued by the same ruler. Next topic 8, the limitation of inscriptional evidences. Sometimes there are technical limitations. Letters are very faintly engraved and then reconstructions are uncertain. Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning of the words used in inscriptions. Although several thousands inscriptions have been discovered, not all have been deciphered, published and translated. Now start in Hindi in this topic. फर्स्ट ऑफ ऑल, पूर्व की बातों पर अगर हम चर्चा करें, जो इसकी मूल बातें हैं, यानी कहा जाता है बैक टू बेसिक्स, कि अगर बेसिक्स के रूप में हम आते हैं तो ब्राह्मणी लिपि का स्टडी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ब्राह्मणी लिपि का स्टडी कैसे है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में विभिन्न यानी लगभग बहुत सारे लिपियों का मूल यानी लिपियों का जो ओरिजिन है वह ओरिजिन ब्राह्मणी लिपि से संबंधित है। ब्राह्मणी लिपि का सबसे पहले प्रयोग अशोक के अभिलेख में किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहासकारों ने इस चीज़ को प्रूफ किया है कि 18th सेंचुरी में यूरोपियन जितने भी स्कॉलर्स थे, ये सारे स्कॉलर्स भारतीय यानी इंडियन पंडितों के माध्यम से, उसके सहायता से, जिस प्रकार आधुनिक बंगाली देवनागरी लिपि में बहुत सारे पांडुलिपि का अध्ययन किया गया है, इसकी अध्ययन की शुरुआत किया गया। फिर हम कह सकते हैं कि जो अर्ली इंस्क्रिप्शंस जितने भी थे उसके स्टडी के माध्यम से
विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने यह लगभग अनुमान लगाया कि संस्कृत में ये सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, जबकि एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस में मूलतः ये सभी प्राकृत में थे। फिर हम कह सकते हैं कि जेम्स प्रिंसप ने अशोक के समय का जो ब्राह्मणी लिपि का 1838 ईस्वी में जो अर्थ निकाला, यह अर्थ उसके अनुसार अलग था। फिर हम बात करते हैं कि खरोष्ठी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया और उसको कैसे पढ़ा गया। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ खरोष्ठी वाज रीड, खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया। तो पश्चिम के रूप में, अगर पश्चिमोत्तर के बारे में हम बात करें कि पश्चिम के जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे वह सभी खरोष्ठी लिपि में पढ़े जाने की कहानी का अलग अलग तथ्य प्रस्तुत करता है। कहा गया है कि इस क्षेत्र में शासन करने वाले जितने भी हिंदी यूनानी राजाओं का लगभग हम कह सकते हैं कि द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा बनवाए गए जितने भी सिक्के थे वो सभी सिक्कों में जानकारी हासिल करना आसानी हुई। यह काफ़ी आसानी से जानकारी को प्राप्त किया गया इसके माध्यम से। फिर कहा जाता है कि इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी लिपि दोनों में लिखी गई है, यानी इस राजाओं का जो नाम था वो दो भाषाओं में उसका प्रयोग किया गया, जो कि यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपि में विद्यमान था। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्रिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, कि अभिलेखों में जितने भी हिस्ट्रिकल एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं वह एविडेंसेस का माध्यम क्या था। तो कहा गया है कि देवनाम प्रिय का मतलब होता है, देवनाम प्रिय का अर्थ होता है कि देवताओं का प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय का मतलब है प्रियदसी, यानी देखने में काफ़ी मनोहर सुंदर, इसके बारे में प्रियदसी का चर्चा किया गया। हम बात करें कि अभिलेखों का जितने भी, या फिर हम वो कह सकते हैं कि अशोक नाम का जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिला है उस इंस्क्रिप्शंस में वो क्या है, तो उसके अचीवमेंट के बारे में बताया गया है और उसका जो अचीवमेंट था उसके समय का वो चीज़ को इंडिकेट करता है। फिर हम बात करते हैं कि अभिलेखों का अगर हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो उसके पश्चात जितने भी खगोल शास्त्री हुए हैं वह खगोल शास्त्री इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि उसके विषय यानी सब्जेक्ट में, उसके शैली के बारे में, भाषा के बारे में और पूरा लिपि विज्ञान के बारे में, इन सब में समानता देखी गई है। यह समानता निश्चित तौर पर इतिहास इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस सभी चीज़ों को देखने के बाद, सभी इंस्क्रिप्शंस के आलेखों के बाद, सभी साक्ष्यों के उपरांत इस नतीजे पर पहुंचा गया, इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि अभिलेखों के एक ही शासन ने बनवाया था। यानी इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि इसको एक ही कोई शासक यह बनवाया गया होगा, जैसा कि इतिहासकार इस चीज़ को पुष्टि करता है। फिर हम बात करते हैं कि इतिहासकारों को अगर हम देखें तो इतिहासकारों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह आती है कि इसको जो इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं तो राजा के जो ऑर्डर्स होते थे वही ऑर्डर विभिन्न रूटों और किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे। जो नेचुरल स्टोन्स थे उस नेचुरल स्टोन्स पर यह देखा गया है। जैसा कि आपके बुक में बहुत सारे सिक्के का जिक्र किया गया है, हिंदी यूनानी मेनांडर का एक सिक्का मिला है, उसके बारे में भी चर्चा किया गया है। राजा का आदेश कैसा होता था, राजा का ऑर्डर कैसा होता था, सभी सोर्स में इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। राजा को राजन के नाम से भी पुकारा जाता था, देव नाम प्रियदसी के रूप में पढ़ करके बताया जाता था, जैसा कि इसमें अलग अलग रूप में इसको इंडिकेट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो लिमिटेशन था, ये लिमिटेशन कैसे है उस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो लिमिटेशन किस प्रकार से है, यह लिमिटेशन में कहता है कि द लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस एविडेंस,
यानी अगर हम अभिलेख के साक्ष्य के रूप में बात करें तो उसका कहाँ तक उसका अंतिम छोर था, उसकी सीमा कहाँ तक था, उसकी निश्चितता कहाँ तक थी, उसके बारे में इंडिकेट करता है। कहता है कि देखा गया है कि कभी कभी इसकी तकनीकी सीमा होती थी, जो टेक्निकल लिमिटेशंस होते थे उसके बारे में कहा जाता है कि अक्षरों का हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था। यानी अगर हम उस पर खुदाई करते थे तो किसी चीज़ पर, स्टोन पर या सिक्के पर, तो उसके बारे में कहा जाता था काफ़ी टेक्निकल तरीके से किया जाता था जिससे पढ़ा जा सके, जैसा कि यह बात कहता है। लेकिन उसे पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था, सभी लोग उसको नहीं पढ़ पा सकते थे, इसके बारे में भी उल्लेख है। कहता है साथ ही अभिलेख जितने, यानी वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे, नहीं पढ़ा जाता था खुदाई में, चूँकि बहुत बहुत दिनों के बाद जब सिक्का को खोजी जाती थी तो उसमें मतलब वह स्पष्ट नहीं हो पाते थे, जैसा कि चर्चा किया गया है इस रूप में। फिर उसके बाद कहता है कि इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों का जो रियल मीनिंग होता था, वह रियल मीनिंग के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात कर पाना, पूर्ण रूप से समझ पाना, यह काफ़ी सरल नहीं होता था, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। और यह डिफ़िकल्ट इसीलिए होता था कि इसका अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते थे। यह चीज़, चूँकि इसको खोजने के पीछे तर्क यही होता था इतिहासकार का कि इसका स्थान और समय संबंधित उसके द्वारा प्राप्त किए जाते थे, जो कि इस रूप में इसको बताता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन के रूप में अगर हम देखें तो कहता है कि निश्चित रूप से कि यह कि कई हजार वर्ष पूर्व, यानी कई हजार अभिलेखों के द्वारा जो प्राप्त, कई हजार अभिलेखों के द्वारा जो प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सकते हैं। यह चीज़ काफ़ी मुश्किल था, या प्रकाशित भी नहीं किए जा सकते थे, पब्लिकेशन नहीं की जाती थी, चूँकि इसके अनुवाद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उनके अभिलेख रहे होंगे, इस रूप में यह पता मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत दिन पहले, कालांतर में कह सकते हैं कि यह सुरक्षित नहीं बचे हैं या सुरक्षित बचे हैं, इस चीज़ को पता कर पाना काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए हम कह सकते हैं चूँकि इतिहासकार जो अभिलेख उपलब्ध होता था उसी के आधार पर उस चीज़ों को लिखने में उसे मदद प्राप्त होती थी। अब हम बात करें कि अगर इसके कंक्लूजन पर, इसके निष्कर्ष पर, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इतिहासकार राजनीतिक और आर्थिक रूप से इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता था। चूँकि ये भी बताया जाता है इतिहासकार प्रायः एंशिएंट या फिर हम कह सकते हैं, और जो इसके जो प्रकार होते थे एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न के बारे में, यानी हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन और अप्राचीन, यानी अर्वाचीन जिसको हम कहते हैं, कि जो प्राचीन है यानी एंशिएंट और प्रो एंशिएंट, ये दोनों रूप में, कि इसके प्रमाणों के आशंका व्यक्त करने की बात का पुष्टि किया जाता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी में इसके, और 20th सेंचुरी में, तो 20th सेंचुरी के प्रारंभिक स्टेज में और 19th सेंचुरी के मतलब अंत में यह चीज़ इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। और 20वीं शताब्दी के मध्य आर्थिक परिवर्तन यानी इकोनॉमिकल चेंजेज होने लगे, विभिन्न प्रकार के सोशल कम्युनिटीज़ के रूप में यह इसका ओरिजिन होने लगा, और इसके विषय एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में बन गए। और हम कह सकते हैं कि ऐसे समुदाय के प्रति इतिहासकार की रुचि काफ़ी बढ़ा, और इतिहासकार की रुचि बढ़ा जो सामाजिक रूप से हम कह सकते हैं इसके प्राचीन स्रोतों पर मतलब पुनर्विचार की जा सकती थी, और विश्लेषण के रूप में नई मतलब मेथड्स को डेवलप करने की बात पर बल दिया गया है। तो आज यह टॉपिक आपका 7 और 8 इस चैप्टर का समाप्त हो रहा है। लगभग आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, और इसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर विचार करेंगे। क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे, क्वेश्चन बनाना है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रसन्न रहें। इसी के साथ धन्यवाद।